आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है वीक एसिड HA हैज ए के ऑफ 1 × 10⁻⁵। तो कह रहा है एक दुर्बल अम्ल है HA, उसके लिए के की वैल्यू 1 × 10⁻⁵ है। कह रहा है इफ 0.100 mole of this acid is dissolved in 1 liter of water, the percentage of acid dissociation at equilibrium is closest to। कह रहा है एक दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड जिसके के की वैल्यू 1 × 10⁻⁵ है, इसके 0.100 मोल को डिजॉल्व किया जाता है 1 लीटर पानी में, यानी 1 लीटर पानी में घोला जाता है। तो कह रहा है परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, मतलब कितने प्रतिशत टूटेगा। दुर्बल अम्ल है, ध्यान देना, वीक एसिड। तो इसको देखते हैं, क्रम से करने का प्रयास करते हैं जैसा दिया गया है। तो देखिए फॉर वीक एसिड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये फार्मूला बहुत बार आ चुका है और जितनी बार आया है उतनी ही बार हमने बोला है कि इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा उपयोग आने वाली चीज़ें हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी दुर्बल अम्ल के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी टूटने की प्रतिशतता अल्फा √K/C होती है। अगर ये वीक एसिड की जगह वीक बेस होता यानी दुर्बल क्षार होता तो यहाँ पर के की जगह के भी लिख देते। तो ये जो है √K/C हो गया। तो √K की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1 × 10⁻⁵ और सांद्रता दी है 0.100 मोलर यानी 1 लीटर में, क्योंकि इतने मोल 1 लीटर में घोले गए हैं, क्वेश्चन में दिया है। तो 1 लीटर में है तो मोल पर लीटर, और मोल पर लीटर में ही हमको कंसंट्रेशन यानी सांद्रता रखना है। इसको सॉल्व किया तो आ गया 10⁻², दैट इज 1%। ये 10 गया थे -2 मतलब 0.01। तो इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 1% आएगा। भाई ये हमारा 0.01 होगा 10⁻² को ये लिखेंगे। अगर प्रतिशत में व्यक्त करना है तो मतलब 100 से तुलना करना है। तो 100 में इतना कितने भाग है तो गुणे 100 कर देंगे तो आ जाएगा 1%। तो वही 1% हमारा आंसर होगा। 66 का ये विकल्प करेक्ट। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 67 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द pOH ऑफ ए सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड दैट कंटेन्स 1 × 10⁻10 मोलर ऑफ हाइड्रोनियम आयन दैट इज H3O+ आयन। तो pOH की वैल्यू पूछ रहा है और H3O+ हमको दिया है। H3O+ दे या OH- दे, वो H+ दे, एक ही बात है। हाइड्रोनियम आयन या H+ दोनों में से कुछ भी कह सकता है। तो इसको देखते हैं, सीधा सीधा फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए H3O+ दिया है 1 × 10⁻10, या ये कह सकते हैं कि pH बराबर 10 है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है H+ बराबर 10⁻⁻pH या pH बराबर 10⁻⁻H+। तो H3O+ या H+ एक ही बात है, हमने आपको बताया है। तो H+ की जगह 10⁻10 रख सकते हैं। तो ये H+ की जगह जब 10⁻10 रखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 10⁻pH के, यानी pH ऊपर ऊपर जो है ये भी पावर में है माइनस के, ये भी पावर है माइनस के,
यानी -10 इक्वल टू -pH, यानी pH इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो वही pH की वैल्यू 10 हो गई। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम देखें तो pH प्लस POH बराबर pKw होता है और इसकी वैल्यू 14 होती है। NCERT में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो POH बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस pH। pH 10 है तो आ गया POH 4। POH ही हमसे पूछ रहा है, तो POH की वैल्यू आ गई 4। तो 67 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सेम 67 जैसा ही है। कह रहा है द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 टू पावर -8 मोलर HCl एक्वा सोल्यूशन एट 298 केल्विन। KW की वैल्यू दे दिया है 10 टू पावर -14। तो pKw हमारा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके ऊपर वाले में हाइड्रोनियम आयन का सांद्रता दी थी, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन दी है। एक ही बात है, चाहे जो दे। KW दे दिया है तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 10 टू पावर -8 मोलर HCl का मतलब है 10 टू पावर -8 मोलर H प्लस। क्यों? क्योंकि HCl जब टूटेगा, HCl हमारा जब टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस बनेगा। ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। तो ये अगर 1 मोलर होगा तो ये भी 1 मोलर होगा। तो इसका मतलब ये अगर 10 मोलर होगा तो ये भी 10 मोलर होगा, क्योंकि रिएक्शन में सांद्रता सेम है। तो इसलिए 10 टू पावर -8 मोलर HCl बराबर 10 टू पावर -8 मोलर H प्लस लिखा गया। यानी H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू पावर -8 मोलर होगा। किससे? HCl से। ध्यान दीजिए, किससे? HCl से H प्लस 10 टू पावर -8 मिल रहा है। और पानी से कितना मिलेगा? पानी में दो चीज होती है, जब पानी को हम तोड़ेंगे तो H2O हमारा H प्लस और OH माइनस में टूटेगा। यहाँ पर दोनों की कंसंट्रेशन 10 टू पावर -7 मोलर और 10 टू पावर -7 मोलर होती है। इसीलिए KW की वैल्यू, चूंकि दोनों का गुणा होता है, इसलिए 10 टू पावर -14 होती है। तो H प्लस पानी से 10 टू पावर -7 प्राप्त होगा और HCl से हमारा 10 टू पावर -8 प्राप्त होगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो विलयन में कितना H प्लस है हमको पता चल जाएगा। तो H प्लस दोनों को जोड़ दिया, पानी वाला 10 टू पावर -7 और ये HCl वाला 10 टू पावर -8। तो 10 टू पावर -8 को इस तरह लिखा 0.10 इंटू 10 टू पावर -7, ताकि 7 बराबर हो जाएगा तो कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1 रहा होगा तो 1 में 0.10 जोड़ेंगे तो 1.10 आएगा इंटू 10 टू पावर -7, दोनों में कॉमन है। तो ये आ जाएगा और यही हमसे पूछा जा रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 68 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए बेस BOH इज 1 इंटू 10 टू पावर -12। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी KB की वैल्यू, बेस है चूंकि तो KB लिखेंगे, एसिड होता तो Ka लिखते। तो इसके लिए आयनिक गुणनफल, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब आयनिक गुणनफल कह सकते हैं, क्योंकि डिसोसिएट होके आयन ही बनेगा। तो ये जो है BOH के लिए 1 इंटू 10 टू पावर -12 है। कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रॉक्सिल आयन इज 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द बेस वुड बी। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट हमको दे दिया है और हाइड्रॉक्सिल आयन की कंसंट्रेशन पूछ रहा है अगर विलयन की सांद्रता 0.01 मोलर है। तो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस का मतलब जलीय विलयन,
जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर 0.01 मोलर है और डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 × 10⁻12 है। तो हमसे हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन पूछ रहा है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखिए जो जो दिया है हमको, पहले हम उसको निकाल लेते हैं और इसके बाद हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चिन्ह हमने लगा दिया, ये हमेशा गलती करता है, तो इस तरह आप भी लगा लीजिए। अब देखिए क्या है कि कंसंट्रेशन हमको दे दिया है एक्वस सॉल्यूशन की 0.01 मोलर और Kb की वैल्यू दे दिया है 1 × 10⁻22। देखिए ध्यान दीजिए, हर जगह टेम्परेचर देता है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि जितने ये कांस्टेंट हैं केवल टेम्परेचर विशेष पर ही निर्भर करते हैं। तो BOH टूटेगा तो B+ और OH- में टूटेगा प्रारंभ में, इनिशियली यानी प्रारंभ में। अगर इसकी सांद्रता C है तो प्रारंभ में तो टूट के B+ और OH- बनेगा नहीं, तो इसकी सांद्रता 0 और इसके बाद ये टूटना शुरू करेगा। इसके बाद इक्विलिब्रियम प्राप्त होगा। तो जब इक्विलिब्रियम प्राप्त करेगा तो मान लीजिए C है तो C∆, ये टूट गया और ये C∆ टूट गया, तो इधर बचा क्या, C- C∆। क्यों? क्योंकि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। तो 1 मोल है तो 1 मोल के लिए C∆ है तो वही घटाया जाएगा। तो C में C∆ घटा दिए तो OH- कितना है, C∆। अब देखिए हमारा फार्मूला होता है OH- = √KBC। बार बार ब्रैकेट में बंद करा रहे हैं, तो OH- = √KBC हो जाएगा। तो ये फार्मूले में जब वैल्यू रखेंगे तो Kb हमको पता है 1 × 10⁻12 क्वेश्चन में दिया है और C की वैल्यू भी पता है 10⁻²। ये देखिए दिया गया है 0.01। तो KBC की वैल्यू हमने रख दिया, तो Kb और C की, तो ये आ गया OH- 10⁻7 मोल पर लीटर। तो ये हमारा 69 का C विकल्प करेक्ट है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, बार बार उसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा प्रैक्टिस अच्छे से हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। कह रहा है विच हैज हाईएस्ट pH, तो इनमें से किसका pH हाईएस्ट है। तो हमने आपको बताया है कि ये सारे साल्ट हैं यानी लवण हैं, इनमें अम्ल और क्षार मिल करके बने हैं। तो जिसमें क्षार की प्रबलता ज़्यादा होगी और अम्ल दुर्बल होगा, क्षार प्रबल यानी स्ट्रांग बेस प्लस वीक एसिड का जो मिक्सचर होगा उसके लिए pH ज़्यादा होगी, क्योंकि क्षार की pH 7 से ज़्यादा होती है, अम्ल की 7 से कम। तो जो प्रबल क्षार होगा तो pH 7 से ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमारा pH की वैल्यू हाईएस्ट होगी। इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि NH4OH इज ए वीक बेस, दुर्बल क्षार है, बट HCl इज ए स्ट्रांग एसिड इन सॉल्यूशन, सो pH फॉर ऑफ NH4Cl इज कंप्रेसिवली लो। तो चूंकि NH4Cl के 2 भाग किए जाए, पानी में डाला जाए तो NH4OH और HCl बनेगा। तो HCl प्रबल अम्ल है, NH4OH दुर्बल क्षार है, तो जाहिर सी बात है कि क्षार दुर्बल है तो pH 7 से कम होगा, तो कंपैरेटिवली लो होगा। अब देखिए NaNO3 इज ए साल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस एंड स्ट्रांग एसिड। NaNO3 को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा, NaOH बन जाएगा और HNO3 बन जाएगा, क्योंकि पानी में डालेंगे तो ये जो है Na+ और NO3- में टूटेगा और पानी हमारा OH- और H+ में टूटेगा। तो Na+OH- से मिलेगा और H+ NO3- से मिलेगा, तो NaOH और HNO3 बन जाएंगे। तो HNO3 और NaOH दोनों स्ट्रांग हैं, तो इसलिए pH 7 रहेगा, क्योंकि जब दोनों स्ट्रांग है तो बीच की अवस्था में रहेगा, बीच की अवस्था 7 है। तो ध्यान दीजिए इसका pH 7 होगा। अब अगला देखते हैं। कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट ए साल्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड ए स्ट्रांग एल्कली गिव्स ए वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन
सिंस द एसीटेट आयन एक्ट एज ए वीक बेस। तो पोटेशियम एसीटेट जो है इसको अगर हम तोड़ें तो पोटेशियम एसीटेट हमारा CH3COO होगा। इसको तोड़ेंगे तो CH3COO माइनस प्लस K प्लस में टूटेगा। अब पानी हमारा H प्लस और OH माइनस में टूटेगा तो K प्लस OH माइनस से मिलके KOH बनाएगा और CH3COO माइनस H प्लस से मिल करके CH3COOH बनाएगा। तो ये वीक एसिड है। वीक एसिड ये स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस है। तो जाहिर सी बात है कि ये देखिए दुर्बल है, जो घटाने वाला दुर्बल है, बढ़ाने वाला स्ट्रांग है, इसलिए इसकी वैल्यू पीएच की 7 से ज्यादा होगी। तो इसीलिए कह रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ पोटेशियम एसीटेट ए साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड ए स्ट्रांग एल्कली। KOH जो बनेगा इससे वो स्ट्रांग बेस है और एसिटिक एसिड जो बनेगा वो वीक है। तो इसलिए हमारा जो विलयन होगा वो क्षारीय होगा, यानी pH 7 से ज्यादा होगा। गिव ए वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन सिंस द एसीटेट आयन एक्ट एज ए वीक बेस। यहाँ पर देखिए गलत लिख रहा है, वीक एसिड और स्ट्रांग बेस से जब विलयन बनेगा तो गिव ए स्ट्रांगली एल्कलाइन सॉल्यूशन। ये वीकली काटिए, ये गलत लिखा है, ये कट जाएगा स्ट्रांगली एल्कलाइन। जब भाई एल्कली हमारा स्ट्रांग है तो स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा ना, यानी pH 7 से ज्यादा होगा। यहाँ देखिए करके दिखाया भी है, CH3COO प्लस H2O से CH3COOH प्लस K प्लस OH माइनस बनेगा। तो ये KOH जो है स्ट्रांग होगा, ये वीक होगा। तो इसलिए pH जो है 7 से ज्यादा होगा। देखिए लिखा भी है कि pH लगभग 8.8 होता है, तो इसका pH 7 से ज्यादा होगा। अब अगला है हमारा कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब है Na2CO3। ये देखिए नीचे लिखा भी है। तो ये टूटेगा तो Na प्लस और CO3 माइनस में टूटेगा। Na प्लस पानी के OH माइनस और CO3 माइनस पानी के H प्लस से रिएक्शन करेगा तो ये हमारा H2CO3 बना देगा और ये हमारा NaOH बना देगा। तो ये वीक है, देखिए वीक है, वीक एसिड है और ये हमारा स्ट्रांग बेस है। तो इसका भी pH चूंकि बेस स्ट्रांग है 7 से ज्यादा होगा इस कंडीशन में भी। तो इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बता रहा है कि इसकी रिएक्शन में pH हमारा, इसमें देखिए 8 था, लगभग 9 था, इसमें 10 हो गया। तो सबसे स्ट्रांग जो pH देगा वो कौन देगा? Na2CO3। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो 70 का बी विकल्प हमारा करेक्ट है। 70 का बी Na2CO3। तो ध्यान दीजिए कि कैसे हम लोग तुलना करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से करने का आप लोग प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कह रहा है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH इज 1.7 into 10⁻⁵ and concentration of H plus ion is 3.4 into 10⁻⁴. Then find out initial concentration of acetic acid molecules. तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट यानी Ka की वैल्यू दे दिया है हमको, क्योंकि ये एसिड है तो Ka लिखेंगे, अगर बेस था तो K भी लिखते थे। B मतलब बेस, A मतलब एसिड। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट CH3COOH के लिए यानी Ka की वैल्यू दे दिया है 1.7 into 10⁻⁵ और H प्लस की सांद्रता दे दिया है 3.4 into 10⁻⁴। तो कह रहा है CH3COOH मॉलिक्यूल की प्रारंभिक सांद्रता यानी इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है। तो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए CH3COOH को तोड़ा गया तो CH3COO माइनस और H प्लस बनेगा। इसको सही कर लीजिए, माइनस
और H प्लस बनेगा, ये बनेगा। अब जब ये बन जाएगा तो अब अगर हम K की वैल्यू लिखेंगे K इक्वल टू तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यानी CH3COO माइनस और H प्लस की कंसंट्रेशन अपॉन ये CH3COOH की कंसंट्रेशन। इस प्रकार से हम लिखेंगे। ये देखिए नीचे लिखा भी गया है, ये लिख दिया है। अब हमको CH3COOH की कंसंट्रेशन निकालना है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये CH3COO माइनस H प्लस और K इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया। तो CH3COO माइनस की कंसंट्रेशन 3.4 × 10⁻⁻4 क्वेश्चन में दिया है। H प्लस की 3.4 × 10⁻⁻4 क्वेश्चन में दिया है, और K की वैल्यू 1.7 × 10⁻⁵ क्वेश्चन में दिया है। सारी वैल्यू रख के सॉल्व किया तो आ गया 6.8 × 10⁻3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक एक। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, तो 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए डायाबेसिक एसिड। डायाबेसिक एसिड का मतलब जिसकी संयोजकता 2 है, वैलेंसी 2 है, यानी 2 H प्लस देगा विलयन में। पानी में अगर डाल दिया जाए तो 2 H प्लस देगा। तो उसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब वो बताना है रिलेशनशिप। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डायाबेसिक एसिड है, यानी 2 H प्लस देगा, इसलिए H2A लिखा गया है। अब ये H2A जब टूटेगा तो इस प्रकार से चिन्ह बनेगा रिवर्सिबल वाला। तो ये हमारा दे देगा Ha प्लस प्लस H प्लस। पहले एक बार टूटेगा तो एक H प्लस दिया, फिर दूसरे स्टेप में टूटेगा Ha माइनस, तो फिर A-2 और H प्लस बनेगा, तो 2 H प्लस हमको देगा, इसीलिए डायाबेसिक एसिड लिखा है, द्विक्षारकीय अम्ल। तो इन द फर्स्ट स्टेप H प्लस आयन कम्स फ्रॉम न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो पहली स्टेप में H प्लस हमको न्यूट्रल एटम से मिल रहा है, ये उदासीन है, इससे Ha माइनस और H प्लस मिला। तो कह रहा है व्हाइल सेकेंड स्टेप द H प्लस आयन कम्स फ्रॉम निगेटिवली चार्ज आयन। दोबारा वाला H प्लस ये निगेटिवली चार्ज है, देखिए निगेटिव लगा है, ऋण उससे प्राप्त हुआ है। तो कह रहा है द प्रेजेंस ऑफ निगेटिव चार्ज मेक द रिमूवल ऑफ H प्लस आयन डिफिकल्ट। तो अब ये Ha माइनस है, तो ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव प्लस वाले को अच्छे से खींचता है, तो इसलिए दोबारा वाला H प्लस निकलने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। तो जब थोड़ा सा कठिनाई होगी तो इस वजह से जो प्रारंभिक Ka1 है वो ज्यादा होगा Ka2 से। दूसरे वाले आयन को H प्लस को निकलने में कठिनाई होगी, तो इसका आयोनाइजेशन कम होगा, और ये Ka हमारा आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट है, टूटने वाला। तो जाहिर सी बात है कि दोबारा में निकलने में जब कठिनाई होगी तो कम टूटेगा, कठिन है ना, ज्यादा प्रबलता कठिनाई से टूटेगा, क्योंकि H प्लस को ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव खींचे रहेगा अपनी ओर, तो नहीं दूर जाने देगा, यानी टूटने नहीं देगा। तो कम टूटेगा तो टूटने वाला कांस्टेंट कम होगा, तो Ka2 की वैल्यू कम है Ka1 से, क्योंकि ये टूटने वाला कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ये चूंकि पहले आसानी से टूट रहा है तो पहले ज्यादा टूटेगा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पहले ज्यादा होगा, बाद वाला कम होगा। तो 72 का भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हिच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट पीएच एंड H प्लस। गौर से देखिए, रॉन्ग वाला पूछ रहा है, तो ध्यान देना है, गलत वाला पूछता है तो सही वाला लगा के नहीं चले आना। इस बात को ध्यान देना है कि रॉन्ग पूछ रहा है, गलत वाला। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है, ये हमको बताना है।
तो इसको देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन को। अब देखें इसमें बी विकल्प में कह रहा है 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH एंड 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ NaOH pH विल बी 7। pH कह रहा है इसकी 7 होगी। हमने आपको बताया है कि जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होंगे यानी स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस होंगे, बेस और एसिड दोनों स्ट्रांग होंगे, तब pH बीच में रहेगी यानी 7 होगी, क्योंकि इधर 0 होता है और इधर 14। 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक होगा, 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, विलयन। तो जाहिर सी बात है कि pH 7 तब रहेगी जब या तो वीक एसिड वीक बेस हो या स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस हो। इसमें CH3COOH हमारा वीक एसिड है और ये NaOH हमारा स्ट्रांग बेस है। तो जो स्ट्रांग होगा वही अपना प्रभाव दिखाएगा, तो ये अपना प्रभाव दिखाएगा तो pH 7 से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए बी वाला विकल्प हमारा गलत। 7 नहीं 7 से ज्यादा होगी और रंग वाला ही पूछ रहा है, तो 73 का बी हमारा गलत हो जाएगा। तो 73 का बी गलत है। कह रहा है आफ्टर मिक्सिंग 1 NaOH ऑफ 1 N सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH जो वीक एसिड है एंड 1 NaOH जो कि स्ट्रांग बेस है, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल हैव फ्री OH माइनस आयन, दस pH विल बी हायर देन 7। क्योंकि फ्री मुक्त OH माइनस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि जो प्रबल होगा वही अपना प्रभाव दिखाएगा, तो pH 7 से ज्यादा होगा क्योंकि बेस वाला अपना प्रभाव ज्यादा दिखा रहा है। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ऑफ 0.1 aqueous solution of 2% ionized weak acid is ionic product of water 1 into 10 power minus 14। तो Kw की वैल्यू दे दिया है 1 into 10 power minus 14। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस ऑफ 0.1 aqueous solution of 2% ionized weak acid is। तो H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन दे दिया है 0.1, जो कि केवल 2% आयनित होता है। तो इसका 2% निकालेंगे तो 0.1 गुणे 2/100 कर देंगे। तो इसको देखते हैं। तो देखिए पूछ क्या रहा है, पहले समझिए कि एक विलयन है जिसमें H प्लस और OH माइनस है और H प्लस OH माइनस का कंसंट्रेशन 0.1 मोलर दिया है और ये विलयन 2% केवल आयोनाइज होता है यानी आयनित होता है या टूटता है, क्योंकि वीक एसिड है। और Kw पानी के लिए दे दिया है 1 into 10 power minus 14। तो यहाँ पर देखिए H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है, ये दिया गया है कि 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन है किसी वीक एसिड का, दुर्बल अम्ल का, जो कि केवल 2% आयनित होता है। तो उसके लिए H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन हमको निकालना है। तो फिर से समझिए कि कोई वीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, उस विलयन का केवल 2% आयनित होता है, तो उसमें H प्लस और OH माइनस की सांद्रता हमको बताना है। और ये जो वीक एसिड है 0.1 मोलर है और Kw की वैल्यू 1 into 10 power minus 14 है। तो यहाँ पर देखिए H प्लस इक्वल टू C अल्फा होता है। बहुत बार हम लोग करके देख चुके हैं कि H है, मान लीजिए ये टूटा तो H प्लस और A माइनस बना, तो प्रारंभ में मान लीजिए ये C है तो ये 0 0 है, तो इक्विलिब्रियम पर क्या था, ये इनिशियल, ये एट इक्विलिब्रियम पर, ये C अल्फा तो ये भी C अल्फा, तो ये C1 माइनस अल्फा आता था, बहुत बार किए हैं। तो ये H प्लस की सांद्रता कितनी है, C अल्फा। चूंकि एसिड है तो H प्लस की ही सांद्रता होगी, तो C अल्फा, A की जगह अल्फा होना चाहिए, तो ये आ गया 0.1 इंटू अल्फा कितना है, अल्फा हमारा 2% आयनित होता था, 2%, तो
परसेंट का मतलब 2/100, तो ये आ गया 0.02। तो वही अल्फा की जगह रखा गया है ये, और ये तो कंसंट्रेशन है, क्वेश्चन में दिया है। तो ये H+ आ गया 2 × 10⁻³ मोलर। एस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 2%, तो यही निकाल के अल्फा लिख दिया 0.02। अल्फा ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अब OH- कितना होगा, तो H+ और OH- बराबर होता है KW। KW = H+ OH-, तो OH- = KW/H+। KW हमारा 10⁻14 क्वेश्चन में दिया है। H+ ये है हमारा 2 × 10⁻³ वही ये रखा है, सॉल्व किया तो आ गया 5 × 10⁻12 मोलर। तो ये OH- आ गया, ये H+ पहले निकाला फिर OH- निकाला, तो 74 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द हाइड्राइड आयन H- इज स्ट्रांगर बेस देन इट्स हाइड्रॉक्सिल आयन OH-। कोई विलयन होगा जो भी हो, तो कह रहा है हाइड्राइड आयन H- ज़्यादा स्ट्रांगर है। देखिए ये H+ होना चाहिए, H- नहीं H+ होना चाहिए। हाइड्राइड आयन H+ होता है, ये ज़्यादा स्ट्रांगर बेस है हाइड्रॉक्सिल आयन की तुलना में। द हाइड्राइड आयन H- इज स्ट्रांगर बेस देन इट्स हाइड्रॉक्सिल आयन OH-। ये H+ होना चाहिए। द हाइड्राइड आयन H- इज स्ट्रांगर बेस देन इट्स हाइड्रॉक्सिल आयन OH-। देखिए पढ़ते हैं समझ में आएगा, ये माइनस ही होगा क्योंकि बेस कह दिया ना यहाँ पर, बेस। इसको देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल आकर इन सोडियम हाइड्राइड NaH इज डिजॉल्व इन वाटर। तो कह रहा है अगर स्ट्रांग बेस है तो उस स्थिति में अगर पानी में NaH को डाला जाए तो कह रहा है कौन सी रिएक्शन होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, या तो H+ है। कह रहा है द हाइड्राइड आयन H- इज स्ट्रांगर बेस देन इट्स हाइड्रॉक्सिल आयन OH-। मिस्टेक नहीं है, सही है, सही है, क्योंकि जब ये NaH को हम तोड़ेंगे तो Na चूंकि मेटल है, मेटल है ये मेटल और एल्कली अर्थ मेटल, ये जो है पॉजिटिव बनाते हैं। तो NaH जब टूटेगा तो Na+ और H- में टूटेगा, तो इसलिए हाइड्राइड आयन यहाँ पर निगेटिव होगा। तो इसीलिए हाइड्राइड आयन H- इस कह रहा है स्ट्रांगर बेस देन इट्स हाइड्रॉक्सिल आयन। इस OH- से ज़्यादा स्ट्रांगर है बेस में H-। तो H- ज़्यादा स्ट्रांगर है OH- से, यानी हाइड्राइड आयन जो H- बन रहा है इस NaH में। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल आकर इन सोडियम हाइड्राइड। तो सोडियम हाइड्राइड के केस में ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सी रिएक्शन सही है, इसको समझने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन दिखाई गई है, NaH को पानी में डाला गया, तो जाहिर सी बात है कि जब पानी में डालेंगे तो पानी में H2O हमारा H+ और OH- में टूटेगा, और NaH हमारा Na+ और H- में टूटेगा। तो ये Na+ और OH- हमारा NaOH बना देगा, और ये हमारा न्यूट्रल होकर के H2 गैस बन जाएगी, और ये गैस बन के निकल जाएगी। वही रिएक्शन देखिए यहाँ पर दिखाई गई है। NaH पानी से रिएक्शन किया तो NaOH और H2 बनी है, और H- रिएक्शन किया पानी से जो कि लिक्विड है, तो OH- और H2 गैस बनी। तो 75 का C क्वेश्चन विकल्प में ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसलिए वही हमारा सही होगा। 75 का C विकल्प H- पानी के साथ रिएक्शन करेगा
तो पानी के H+ से रिएक्शन करके H2 गैस बना लेगा और OH- बचा रह जाएगा। तो 75 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आ जाता है 76 नंबर क्वेश्चन। इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।